हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के वेव ऑप्टिक्स का सेकंड नंबर पार्ट, ठीक है, जिसमें हम हाइजेंस प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विच आर बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। देन वी डिस्कस अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट and then we discuss young slit double slit experiment, then we discuss the amplitude। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो पड़ी है यूट्यूब चैनल पे तुम्हारे क्लास 12th को लेकर के जो बनाई गई है तुम्हारे, ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट। तो उसमें हमने वेव ऑप्टिक्स जब डिस्कस किया था तो उसमें पहले तो वेव थ्योरी के बारे में बताया था कि वेव थ्योरी किस टाइप से तुम्हारी आई। तो सबसे पहले तुम्हारी वेव थ्योरी को लेकर के जो भी हिस्ट्री तुम्हारी थी, जैसे मान लो पहली हिस्ट्री जो तुम्हारी थी कार्पस्कुलस थ्योरी जो तुम्हारी थी वो सबसे पहले जनरेट हुई। जस्ट उसके बाद तुम्हारी आई थी हाइजेंस वेव थ्योरी। थर्ड तुम्हारी जो आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेकर के आई थी, ठीक है, और फोर्थ थ्योरी प्लांक्स ने दी थी तुम्हारी, जो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ब्रीफली बताया था। उसके बाद हमने उसमें डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में वेव फ्रंट क्या होती है, व्हाट इज अ वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग वेव फ्रंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कॉनकेव वेव फ्रंट। इन सब के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम सेकंड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम बहुत ही डिटेल में और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से ईजिली हम समझेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है तुम्हारा, हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल जो तुम्हारा हाइजेंस लेकर आए थे, जो साइंटिस्ट थे तुम्हारे हाइजेंस, इन्होंने लाइट को लेकर के जो एक्सपेरिमेंट किया वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो मतलब हाइजेंस ने क्या बताया था, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है लाइट, ठीक है, लाइट के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। और इन्होंने हमने बताया भी था जब सेकंड थ्योरी बता रहे थे हम हाइजेंस को लेकर के, तो इन्होंने ईथर जो तुम्हारा होता है, इस मीडियम को इन्होंने सपोज किया था और बताया था क्या कि तुम्हारे यूनिवर्स में क्या होता है, ईथर एक मीडियम होता है जो बहुत ही कम डाइल्यूट होता है, मतलब मिनिमम डाइल्यूशन होता है उसमें और मैक्सिमम इलास्टिसिटी होती है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि ईथर एक क्या होता है, तुम्हारा मीडियम होता है जिसके थ्रू तुम्हारा क्या होता है, जो भी लाइट होती है वो ट्रेवल करती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव को लेकर के उन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है। तभी हमने वेव फ्रंट वगैरह जो बताई थी वो सब तुम्हारी किस बेस पे थी, हाइजेंस के बेस पे ही तुम्हारी थी, ठीक है। तो हमने जो भी वेव फ्रंट वगैरह बताई थी कि अगर पॉइंट साइज तुम्हारा सोर्स है तो हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद सिलेंड्रिकल में भी हमने बताया था, सिलेंड्रिकल में जो पॉइंट जो सोर्स होता है वो लीनियर होता है। और उसके बाद हमने बताया था जो भी तुम्हारा प्लेन होता है, प्लेन वेव फ्रंट, उसमें जो होता है फार डिस्टेंस पे होता है, हम कह सकते हैं कि इन्फिनाइट पे तो कोई सोर्स होता है, उसके थ्रू तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होती है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में। तो हाइजेंस जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने लाइट को लेकर के वेव थ्योरी दी, ठीक है, जिसको इन्होंने डिस्कस बहुत ही ब्रीफली किया था। बस फिगर से हम समझ सकते हैं कि किस टाइप से हाइजेंस ने अपना जो तुम्हारा वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी प्रिंसिपल दिया वो जो आया उसको हम बिल्कुल बेसिकली, ठीक है, किससे फिगर के थ्रू समझ लेंगे अच्छे से और उसी के टाइप से हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिगर मतलब किस टाइप से हाइजेंस प्रिंसिपल जो तुम्हारा आया, तो इसमें हाइजेंस ने क्या क्या बताया और किस किस चीज़ों को लेकर के इन्होंने मतलब जो है अपना बेस बनाया, ठीक। तो हाइजेंस जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे, ठीक, सबसे पहले तो इन्होंने वेव थ्योरी दी थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक, ये दी थी तुम्हारी, और वो भी कब दी थी, 1678, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बताना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारे हाइजेंस थे उन्होंने किस टाइप से जो है अपनी थ्योरी दी। सबसे पहले सपोज किया इन्होंने, मान लो अगर ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, अगर ये पॉइंट सोर्स है तो हमको पता है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा,
ये पॉइंट सोर्स है, तो इसका मतलब पॉइंट सोर्स से हमने बताया क्या बताया था कि इससे तुम्हारी स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्होंने लेट किया कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो सबसे पहले तो उसके स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होंगी, जनरेट होंगी। स्फेरिकल जनरेट हुई है जो तुम्हारी ये स्फेयर, तो इसी को तो हम वेव फ्रंट कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। फिर उन्होंने बताया जो पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट हुई है, इसका एवरी पार्टिकल न्यू सोर्स ऑफ लाइट के टाइप से बिहेव करेगा, ठीक है, विच आर ट्रेवल इन सेम मीडियम ऑफ सेम डायरेक्शन सेम वेवलेंथ, ठीक है। तो इस पे सपोज ये तुम्हारा क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, हमने बताया पॉइंट सोर्स अगर होता है तो वो हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है। तो इन्होंने बताया कि अगर ये वेव फ्रंट है, ठीक है, तो इसका एवरी पार्टिकल जो भी होगा वो क्या करेगा, न्यू सोर्स ऑफ लाइट, न्यू सोर्स ऑफ लाइट हमने बताया एवरी पार्टिकल सो न्यू सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ठीक, इस टाइप से हम इसको बना लिए। ऐसे बहुत से होंगे लेकिन हमने इस टाइप से फिगर इसलिए बनाया, हो सकता है यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा उससे भी स्फेरिकल बनना हो। इसका मतलब ये हुआ अगर पॉइंट साइज सोर्स है तो उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट तो फॉर्म होनी है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एवरी पार्टिकल, ठीक है, एक्ट्स लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी को इन्होंने बता दिया कि ये जो होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, नया वर्ड तुमको सुनने में मिल रहा होगा, वेवलेट्स, इन्हीं को सेकेंडरी वेवलेट्स इन्होंने दिया। पहला पॉइंट तो उन्होंने यही बताया, एवरी पार्टिकल एक्ट्स लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर सेम मीडियम सेम डायरेक्शन सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी। जो सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया, इन्होंने ये बताया कि अगर ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, अगर हम क्या करें, इस पे टेंजेंट एवरी जो पॉइंट से तुम्हारी जो सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर्म हुई है, इस पे अगर हम क्या करें, इस पे अगर हम टेंजेंट एवरी वेवलेट्स पे अगर हम जनरेट करते हैं, देन वी फाइंड अ न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो हमको पता है टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट जैसे मान लो ये सर्किल है, इससे कहीं किसी भी पॉइंट से अगर टच करते हुए लाइन जा रही है उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। तो हम भी क्या करेंगे, इसमें टेंजेंट बनाएंगे। पहले तो हो गई ये टेंजेंट, इस टाइप से ये टेंजेंट, फिर टेंजेंट, इस टाइप से बनाते चले जाएंगे सब पे, एवरी पार्टिकल पे। तो ये बनाने के बाद तुमको फॉर्म होगा एक, देखो यहाँ पे इस टाइप से बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि जिससे तुम्हारा एक स्फेयर क्या हो गया, फॉर्म हो जाए, ठीक है, इस टाइप से बना दिया यहाँ पे, ठीक है। बताओ, तो इससे हम जब टेंजेंट बनाए तो हमको देखो ये क्या हुआ, एक न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म हो गई, जिसको हम क्या कह देंगे, जिसको हम कह देंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। फिर क्या होगा, अब सेकेंडरी वेव फ्रंट फिर फॉर्म हो गई, फिर इसकी सरफेस जो भी होगी, एवरी पार्ट ऑफ पॉइंट, जो भी इसके एवरी पॉइंट होंगे, एक्ट लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर से न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी टाइप से बिहेव करेंगे एवरी पार्टिकल, ठीक है। हम ऐसे दिखा रहे हैं जिससे तुम लोगों को पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए कि हाइजेंस बोलना क्या चाह रहे थे। इस टाइप से यहाँ पर भी बनेगा, ये नहीं है कि यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। इस टाइप से फिर से तुम्हारी ये सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हो गई, फिर से क्या हो गई, सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हो गई। फिर उन्होंने कहा फिर हम क्या करेंगे, इस टाइप से फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहता है, ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहता है। फिर से तुम्हारी क्या होगी, एक न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होगी, फिर इसका एवरी पार्टिकल क्या करेगा, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, इस टाइप से। तो इस टाइप से होते होते ये हम सपोज इस टाइप से बना दें कि ये इस टाइप से वेव फ्रंट बनी, फिर इसका एवरी पार्टिकल न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसका एवरी पार्टिकल न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर से इस पे बनाए इस टाइप से। तो ये प्रोसेस तुम्हारा कंटिन्यू चलता रहेगा और एक ऐसी पोजीशन आएगी जब तुम्हारा क्या होगा, ये प्लेन वेव फ्रंट के टाइप से इस टाइप से बिहेव करने लगेगा, प्लेन वेव फ्रंट के टाइप से। सपोज ये प्लेन, अब स्फीयर हमने बताया था प्लेन में ही जब तुम्हारा क्या होता है, फार डिस्टेंस पे होती है, ठीक है, वेव फ्रंट फॉर्म, तो
क्या होता है वहाँ पे स्फेरिक मतलब प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म हो जाती है। हमको बताया था अगर मान लो स्फीयर बहुत ही बड़ा है तो अगर हम दूर से देखेंगे तो हमेशा प्लेन ही नज़र आएगा। तो सपोज ये बहुत ही लॉन्ग डायमीटर की स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म हुई, हमने सपोज किया यहाँ पे बनी, ये मान लो सपोज तुम्हारी बनी है इस टाइप से, ठीक है। ये रफली फिगर है लेकिन तुम लोग अच्छे से भी डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। फिर देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसी को हम कह सकते हैं कि ये हाइजेंस तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो पहला पॉइंट देखो हमको कंक्लूजन के रूप में ये नज़र आया कि फर्स्ट पॉइंट कि हमको पता है कि इन्होंने क्या बताया कि पहले पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट फॉर्म हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या लिया, पॉइंट सोर्स लिया, उससे क्या हुई, एक वेव फ्रंट फॉर्म हुई, और जो वेव फ्रंट फॉर्म हुई वो तुम्हारे न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी टाइप से बिहेव करने लगी, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर फिर से हमने टेंजेंट डाला तो न्यू तुम्हारी सेकेंडरी वेव फ्रंट फॉर्म हो गई। फिर उस पर हमने क्या किया, टेंजेंट डाला, फिर सेकेंडरी वेवलेट्स बनी, सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेंगी, सेकेंडरी वेवलेट, इस टाइप से प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा, ठीक है। इसी को हाइजेंस प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। समझने के लिए फिगर बहुत ही तुम्हारा, फिगर से सारी थ्योरी क्लियर हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, फर्स्टली हाइजेंस यही कहना चाह रहे थे कि अब स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, विच आर फॉर्म बाई अ पॉइंट सोर्स, विच फॉर्म बाई अ पॉइंट सोर्स, ठीक है, एक्ट्स लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट, source of light which is same direction, या कह सकते हैं which travel in same direction, ठीक है, direction and also same wavelength, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो उन्होंने ये बोल दिया। सेकंड में इन्होंने क्या बताया, ठीक है, ये वेवलेट्स फॉर्म हुई है तुम्हारी, ठीक है, इज कॉल्ड आल्सो वेवलेंथ, इज कॉल्ड यहाँ पे लिख देना, इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकंड पॉइंट, अब सेकेंडरी वेवलेट्स जो भी बनी है तुम्हारी उस पर टेंजेंट हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देन इन सेकेंडरी वेवलेट्स, इन सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, क्लिक अ टेंजेंट, फॉर्म अ न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेव फ्रंट, स्फेरिकल और सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड, इट्स आल्सो कॉल्ड द हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से हाइजेंस प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक पॉइंट साइज सोर्स लिया, उसमें क्या किया उन्होंने, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, हमको भी पता है पॉइंट साइज सोर्स जो होती है स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म करती है। जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म हुई उसकी एवरी पार्टिकल एक्ट्स लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। देन इन्होंने ये भी बताया कि जो भी तुम्हारे न्यू वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स बनी है, इनके टेंजेंट से अगर हम क्या करें, ठीक है, क्लिक कर दें तो इससे एक न्यू वेव फ्रंट फॉर्म हो जाती है। इस टाइप से उसका एवरी पार्टिकल फिर से लाइक करेगा न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, इस टाइप से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहता है। और प्लेन तुम्हारी इस टाइप से वो बहुत ज़्यादा डायमीटर की हो गई तो हमको प्लेन वेव फ्रंट भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। यही हाइजेंस प्रिंसिपल है तुम्हारा, हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप तुम लोगों को हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि हाइजेंस जो प्रिंसिपल दे गए उसके जस्ट बाद इन्होंने
जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को लेकर के जो इन्होंने थ्योरी दी उसको किस टाइप से इन्होंने प्रूव किया, ठीक है, ये भी हम देखते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विच द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी। उसके जस्ट बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विच आर बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी। तो हेडिंग बनाने हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर बेसिस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर बेसिस ऑन हाइजेंस, which are basis on Huygens wave theory। अब हाइजेंस वेव थ्योरी, ठीक है, के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूफ हुआ ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले उसका एक डायग्राम लेंगे, उसके जस्ट बाद तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको दिखाना है, हाइजेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन दिखाना है, सबसे पहले तो हमको एक मिरर चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर ले लिया, आई होप ये मिरर हो गया तुम्हारा, स्मूथ मिरर है तुम्हारा, या कह सकते हैं ऑयली मिरर है। ये क्या है, स्मूथ मिरर, ये मिरर हो गया तुम्हारा। उसमें अब क्या करेंगे, इसके बाद हम, ये तो मिरर हो गया तुम्हारा, हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना है, तो मतलब हमको इंसिडेंट रे होनी चाहिए, ठीक है। दो इंसिडेंट रे हम इस पे इंसिडेंट करेंगे। फर्स्ट रे तुम्हारी इस टाइप से इस पे इंसिडेंट होगी, ये क्या है फर्स्ट रे, तो हमने लिख दिया फर्स्ट, सपोज इस पॉइंट पे होगी। एक और रे लेते हैं, सपोज दूसरी रे, ये हो गई सेकंड रे, ये भी इंसिडेंट होती है इसी स्मूथ मिरर पे, ठीक है। ये पॉइंट सपोज कर लिया तुम्हारा, ये इंसिडेंट पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है हमने लेट कर लिया, ये ए है, ये पॉइंट सपोज कर लिया सी है, कुछ भी लेट कर सकते हैं ए और सी। हमको पता है कि इंसिडेंट रे अगर है, ये इंसिडेंट रे है आई है, तो इसका मतलब क्या करेगी, हमको रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, जब कोई भी इंसिडेंट रे जो आती है वो बाउंस बैक इट्स मीडियम, खुद अपनी बैक मतलब उसी मीडियम में फिर से क्या हो जाए, रिटर्न बैक हो जाए, ठीक। तो उसी को हम कह सकते हैं क्या है, वो तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसमें मान लो ये इंसिडेंट रे है, तो इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन तो हुआ ही होगा। मान लिया सपोज ये तुम्हारी हुई और इसको लेट कर लिया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, 1 डैश से हमने इसको दिखा दिया। अब जो सेकंड रे होगी उसका भी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इस पॉइंट का भी हम इस पॉइंट से इसका रिफ्लेक्शन दिखा दिया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तुमको कि ये इंसिडेंट रे थी, ये भी इंसिडेंट है, दो इंसिडेंट रे हैं, ए और सी से रिफ्लेक्ट हो गई, 1 डैश और 2 डैश। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हमको पता है अगर इंसिडेंट हुई होगी तो इसका नॉर्मल कहाँ रहा होगा, ये नॉर्मल पॉइंट रहा होगा, ये क्या रहा होगा, नॉर्मल पॉइंट रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ध्यान दीजिए। ये तुम्हारा ए पॉइंट है, इसका मतलब ये दो रे तो आ रही थी, हमको पता है जो दोनों रे हैं, ठीक है, उनका टाइम सेम है, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम विल बी सेम एंड आल्सो वेलोसिटी भी सेम है, वेलोसिटी भी कैसी है, सेम है। तो हमको पता है अगर दो आ रही होंगी तो यहाँ के बाद देखो, यहाँ तक तो इसकी डिस्टेंस इक्वल थी, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से कम होने लगी, यहाँ पे बिल्कुल कम हो गई। तो इसका मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पाथ फर्स्ट वाली रे ने, कुछ तो एक्स्ट्रा पाथ सेकंड वाली रे ने ट्रेवल किया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा पाथ आया। तो हम करेंगे क्या, इस वाले फर्स्ट पॉइंट से, ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, इससे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, यहाँ से इस वाले पॉइंट से हम एक
यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। सपोज ये पॉइंट मान लिया ए, ये बी मान लिया, ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक, आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। मतलब ये एक्स्ट्रा पाथ जो बी सी है वो तुम्हारा ये एक्स्ट्रा सेकंड रे ने ट्रेवल किया है। ठीक, मतलब यहाँ तक डिस्टेंस जो तुम्हारी थी वो सेम थी, उसके बाद देखो धीरे धीरे कम होती चली गई। मतलब यहाँ तक टाइम और वेलोसिटी सेम रही होगी। ठीक, उसके बाद ये सेकंड रे है। ठीक है, अब सेकंड रे का अगर हमको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड रे का ये सी है, हम इस वाली रे पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पे, जैसे उस पे डाला है वैसे इस पे डाल देंगे, और ये तुम्हारा तो नॉर्मल है ही। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, हमको पता है ये इंसिडेंट रे है तो ये नॉर्मल है तुम्हारी, ये क्या है, नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल आई होता है। और हमको ये भी पता है अगर ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये तुम्हारा नॉर्मल, ये तुम्हारा इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये जो ये एंगल रहा होगा वो 90 माइनस आई रहा होगा, 90 माइनस आई रहा होगा। ये चीज़ क्लियर हुई, क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना तुम्हारी लाइन, और नॉर्मल लाइन है तो मतलब ये पूरा 90 होगा, और ये आई है तो ये 90 माइनस आई ही तो होगा, ये वाला। ठीक है, अब हमको पता है अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें, कौन सा, ये वाला एंगल निकाल लें, तो हमको पता है हमको पूरा ये नॉर्मल है और ये लाइन इसके बीच का तो 90 है एंगल। तो हमको पता है अगर हमको ये एंगल निकालना है, ये वाला हमको ये पता है, और ये नॉर्मल के बीच बना है, तो नॉर्मल के बीच बना है तो इसका मतलब 90 माइनस आई कर दें अगर हम, तो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस आई तो कट जाएगा। मतलब हमको ये एंगल मिल गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो आई आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको पता है ये तो इंसिडेंट एंगल है तो आई हो गया, ये 90 माइनस आई, और ये जो होगा एंगल वो हमने बता दिया कि नॉर्मल, ये नॉर्मल से ये पूरी देखो नॉर्मल और ये पूरा 90 है, तो 90 माइनस आई तो ये हो जाएगा 90 से 90 माइनस आई घटाएंगे ही तो आएगा इतना एंगल, तो आ जाएगा आई। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको पता है ये रिफ्लेक्टेड रे, अब इस तरफ तो इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। अब दूसरा जो तुम्हारा इस तरफ का प्रोसेस है वो हम रिफ्लेक्टेड रे के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो हमको पता है अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है तो और ये नॉर्मल है, तो हमको पता है ये तुम्हारा एंगल जो होगा, यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक। अगर ये आर है, हमको पता है ये वाला एंगल जो होगा वो 90 माइनस आर हो जाएगा, कितना, ये वाला एंगल यहाँ पे दिख नहीं पाएगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया 90 माइनस आर हो जाएगा ये वाला। अब उस टाइप से अगर उसी टाइप से ये भी निकालें हम तो ये कितना हो जाएगा, हमको पता है ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है और ये लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल होना है। तो अगर हम इसमें निकालें तो फिर से वही प्रोसेस 90 माइनस आर, मतलब अगर टोटल में से 90 माइनस आर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस आर, 90 कैंसिल आर, मतलब ये एंगल आर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये फिगर क्लियर हो गया तो समझ लो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम प्रूव कर रहे हैं, जो हाइजन ने प्रूव किया था, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बस अब हम यहाँ से प्रूफ देख लेते हैं 2 मिनट, बस इस फिगर को थोड़ा लेकर के देखना, यहाँ पे हम प्रूफ देख लेते हैं इसकी। तो प्रूफ देखो, सबसे पहले हम इसमें थ्योरी तो लिख ही लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड आर 2 इंसिडेंट रे, ठीक है, विच आर रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट्स ए एंड सी 1 डैश 2 डैश। फिर उसके बाद क्या किया हमने, ये एक्स्ट्रा बात था, इस पर थ्योरी आई होप तुम लोग नोट कर लोगे, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो प्रूफ में तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहले हम उठाएंगे क्या, सबसे पहले तो हमको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम टाइम इक्वल टू निकालें, अगर हम टाइम निकालें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि दोनों भी रे जो इंसिडेंट हुई हैं वो, ठीक है, वो सेम वेलोसिटी और सेम टाइम से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट रे के अकॉर्डिंग निकालें तो फर्स्ट रे के अकॉर्डिंग हमको पता है टाइम तो वही रहेगा, एक लिख देंगे फॉर फर्स्ट रे, फॉर फर्स्ट रे। तो t इक्वल टू डिस्टेंस देखो कितनी इसने एक्स्ट्रा की है, BC, ठीक है, फर्स्ट रे के अकॉर्डिंग हमने बताया कि ये एक्स्ट्रा इतनी ट्रेवल की है, तो यहाँ पे हो जाएगी BC।
अपॉन ये डिस्टेंस हो गई, इतनी तो एक्स्ट्रा ट्रेवल की, तो ये हुआ डिस्टेंस BC अपॉन स्पीड हमने बताया जो V1 है और V2 है वो क्या है V है, और T1 T2 क्या है T है, ठीक है। तो यहाँ पे V हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे फॉर सेकेंड रे, तो सेकेंड रे जो तुम्हारी है, सेकेंड रे को लेकर सॉल्व करें अगर हम, तो सेकेंड रे तुम्हारी ये है, इसका एक्स्ट्रा पाथ तुम्हारा कितना है, यहाँ से देखो यहाँ पे लेट कर लो पॉइंट D लेट कर लो, क्योंकि पॉइंट लेट नहीं किया है, AD एक्स्ट्रा पाथ है इसका, तो यही डिस्टेंस हो जाएगी इसके लिए सेकेंड रे के लिए। जो एक्स्ट्रा पाथ ये हुआ AD, जैसे उसमें BC था इसमें AD है, तो ये एक्स्ट्रा पाथ रहा होगा, उसके बाद तो तुम्हारा सेम ही डिस्टेंस थी, तो इसमें हो जाएगा AD अपॉन वेलोसिटी तो यही है। अब हम क्या करें, अगर हमने देख रहा है LHS अगर सेम है तो RHS सेम होंगे, तो अगर BC अपॉन V की जो वैल्यू होगी, जो BC अपॉन V की वैल्यू होगी वो AD अपॉन V के इक्वल हो जाएगी, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर, V कैंसिल, तो BC इक्वल टू AD। यहाँ तक बताओ ये चीज़ समझ में आई कि मतलब जो BC होगी, जो एक्स्ट्रा पाथ इसका होगा वही एक्स्ट्रा पाथ इसका होगा, ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। उसके बाद हमको तो प्रूफ करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बस प्रूफ होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ये कंसीडर करेंगे ABC, ये ट्राइंगल दिख रहा है ABC, तो इन ट्राइंगल ABC, इसके बाद क्या करेंगे इन ट्राइंगल ABC, इसके बाद देखना यहाँ पे, ठीक, इन ट्राइंगल ABC। तो अगर ABC में निकाले, हमको पता है ये एंगल I है, तो एंगल I है तो इसका मतलब हम इसको साइन I लिख सकते हैं, ठीक, साइन I इक्वल टू, और साइन I हमने क्यों लिखा, चूँकि ये I एंगल हमको पता है, ABC वाले में I एंगल मिल रहा है। तो अगर हमको पता है कि जो एंगल हमको पता होता है, नोन एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर नोन एंगल है तो इसके सामने की साइड क्या हुई, ये हुई, तो मतलब ये परपेंडिकुलर रही होगी। और फॉर्मूला क्या होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तुमको क्या दिखी, अगर ये नोन एंगल है तो इसके सामने की साइड ये हुई तुम्हारी BC, देखो यहाँ पे BC, ABC लिया है ना, तो BC हुई, तो इसके सामने की साइड हो गई BC अपॉन हाइपोटेनस, देखो क्या होगी, हमको पता है ये तुमने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये 90 होंगे, तो अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, तो ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, तो इसका मतलब हम लिख देंगे AC। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, AC साइन I अगर हम लिख दें, AC का साइन I से इंटू कर दें, तो AC साइन I इक्वल टू BC की वैल्यू निकाल लिया। अब इसी टाइप से करेंगे क्या हम इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC में क्या करेंगे, अब ADC जो ट्राइंगल लिया है ये वाला है, ठीक है, ये तो इसमें R एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो इसमें हम साइन R लेंगे। साइन क्यों फंक्शन ले रहे हैं, क्योंकि साइन लेने का मकसद ये है, क्योंकि तुम लोगों ने स्नेल्स लॉ वगैरह भी पढ़ा होगा, n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, तो साइन R यहाँ पे हो गया, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर R ये है एंगल हमको नोन है, तो इसके सामने की साइड क्या हुई AD, तो AD जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाइपोटेनस तो सेम है, क्योंकि सेम ही बेस का तो बनी है, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने, तो ऐसे भी हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ से अगर हम AC निकालें तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन R। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, AD था तुम्हारा ये, AD इक्वल टू साइन R, AD इक्वल टू साइन R आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये BC और AD की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है, तो लिख देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC एंड AD। तो BC और AD की वैल्यू देखो इसमें पुट करने जा रहे हैं, हमको पता है BC और AD इक्वल है, ठीक। तो BC की वैल्यू देखो हमने क्या निकाली है, AC साइन I इक्वल टू, अब देखो AD की वैल्यू क्या निकाली, ये भी इस तरफ AC से इंटू नहीं किया था, AC साइन R, तो हो जाएगा AC साइन R। तो AC से AC कैंसिल हो गया, मतलब साइन I इक्वल टू साइन R आ गया। अब अगर हम साइन इनवर्स से इंटू कर दें, ठीक है, अब देखो दिखेगा नीचे, अगर हम क्या करें, देखो इसमें साइन I इक्वल टू साइन R आ गया। अब अगर हम इसमें क्या करें, साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई साइन इनवर्स बोथ साइड, ठीक। तो क्या होगा, ये साइन वाला फंक्शन हट जाएगा, तो हमको यही तो मिलेगा। देखो इसका मतलब जो साइन वाला फंक्शन अगर हट गया तो साइन I इक्वल टू साइन R तो मिल ही गया हमको। अगर साइन इनवर्स से कर देंगे तो साइन इनवर्स साइन I इक्वल टू साइन इनवर्स साइन R,
तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ साइन से साइन इनवर्स 1 होता है, तो इसका मतलब हमको यहाँ से इम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू आर, या लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस टाइप से इन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की प्रूफ कर दी कि इस टाइप से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द्वारा प्रूफ होता है। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 2 इंसिडेंट रे ले और इसका रिफ्लेक्शन दिखा दिया 1 डैश 2 डैश, उसके बाद इसमें नॉर्मल बनाई, ये नॉर्मल हो गई, इस पे एक्स्ट्रा पाथ, इस पे हमने ले लिया ए बी, इस वाले पॉइंट से इस वाली रिफ्लेक्टेड रे पे तुम्हारा एक नॉर्मल खींच दिया। ठीक, तो इससे तुम्हारा क्या हुआ, उसके बाद हमने बताया ये इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच आई एंगल है, 90 माइनस आई हो जाएगा, इस तरफ आई जैसे हमने बताया इस टाइप से जो भी। ठीक है, ये फिगर बन गया। इसके बाद हमने सेट क्या किया, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। फर्स्ट रे के लिए हमने निकाल दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस फर्स्ट रे के अकॉर्डिंग इतनी ट्रेवल हुई, तो इसका मतलब ये बी सी अपॉन वी, V1 V2 V ही है। फॉर सेकंड रे इसी टाइप से निकाल लिया, तो बी सी और ए डी की वैल्यू हमको समझ में आ गई कि इक्वल है। फिर दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, आई इसमें था तो साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इस टाइप से बी सी इक्वल टू ए सी साइन आई आ गया। फिर ए डी इक्वल टू निकाल लिया इसी टाइप से दूसरे वाले ट्राइंगल में ए डी सी में, तो ए सी साइन आर आ गया। फिर यही ए बी सी और ए डी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो ए सी साइन आई इक्वल टू ए सी साइन आर, ए सी कैंसिल, साइन आई इक्वल टू साइन आर, मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद साइन के इन्वर्स वाले फंक्शन से। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन आई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन आर हुआ। उसके बाद एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तुमको भी पता है अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का उसका इनवर्स उसके साथ इनटू में लिखा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हारे जो हाइजेंस थे उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की प्रूफ दी। अब इसके जस्ट बाद इन्होंने बताया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की भी प्रूफ। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे प्रूफ होगा, तो अब हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूफ किया जाएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई होप तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस टाइप से हमने भी प्रूफ कराया। अब हम देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, बेसिस ऑन हाइजेंस वेव थ्योरी, बेसिस ऑन हाइजेंस वेव थ्योरी। ठीक है, तो अब हम जिस टाइप से तुमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया है उसी टाइप से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी समझ में आएगा हाइजेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिस टाइप से उन्होंने बनाया। तो अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया है तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जस्ट उसी का अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, फिगर से ही समझेंगे। जैसा कि हमने बताया ज़्यादातर चीज़ें तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे फिगर वगैरह से जो भी हम बताते हैं। तो बस हमको करना क्या है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक लेंगे हम मिरर। अब इसमें इस बार हमको क्या करना है, ठीक है, इसमें हमको 2 इंसिडेंट रे लेनी है। अब इसमें रिफ्रैक्शन दिखाना है, उसमें तो रिफ्लेक्शन था तो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई थी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड के टाइप से। इसमें रे क्या होंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक, तो सबसे पहले सपोज ये फर्स्ट रे तुम्हारी है, ये तुम्हारी इंसिडेंट हुई इस स्मूथ सरफेस ऑफ मिरर। ठीक है, तो हुआ क्या, ये फर्स्ट रे है तुम्हारी। अब सेकंड रे भी इस टाइप से, उसमें भी जैसे हुई थी इसमें भी इस टाइप से सेकंड रे तुम्हारी क्या होगी, ये भी इंसिडेंट होगी तुम्हारी इसी स्मूथ सरफेस ऑफ मिरर के। तो ये इंसिडेंट पॉइंट है, सपोज कर लिया ये ए है, ये पॉइंट सी है। थोड़ा इस तरफ लेट करो क्योंकि फिगर बनाना है। ये सपोज ए है, ये सपोज सी पॉइंट है। ठीक, तो ये इंसिडेंट है, ये सेकंड रे है तो सेकंड लिख दिया हमने। अब होगा क्या, सबसे पहले तो हमने इस पर एक नॉर्मल बना लेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक नॉर्मल बना लेना है। ये नॉर्मल हो गया, इसका ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब हमको पता है अगर कोई भी इंसिडेंट रे है, ठीक है, सपोज ये मीडियम फर्स्ट है, ये क्या है, मीडियम फर्स्ट है, या लिख देंगे ये N1 है मीडियम, ये N2 मीडियम है। ठीक है, तो हमको पता है ये रेयर होगा, ये कैसा होगा, डेंस मीडियम होगा, डेंसर होगा, मतलब N2 N1। अब हमको पता है अगर रेयर टू डेंसर जा रहे हैं हम तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सपोज कर लेंगे इसकी V1 है, इसकी V2 है। उसमें तो सेम था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, उसी पर बाउंस बैक हो रही थी वही। तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी डिफरेंट होंगी, V1 और V2 होंगी, मतलब फर्स्ट मीडियम की V1 होगी और सेकेंड मीडियम की क्या होगी, डेंसर की V2 वेलोसिटी होगी। टाइम सेम होगा, टाइम क्या होगा, T1 इक्वल टू T2, दोनों का टाइम सेम होगा बस।
वेलोसिटी डिफरेंट होगी। हमको पता ही है n1 जो होगा वो लेस देन होगा n2 के। तो इसका मतलब अगर n1 लेस देन n2 है तो इसका मतलब v1 ग्रेटर देन v2 होगा, क्योंकि हमको पता ही है कि जो क्या होता है n इक्वल टू सी अपॉन वी, n इक्वल टू सी अपॉन वी, आई होप तुम लोगों को पता होगा। तो n इक्वल टू सी अपॉन वी मतलब ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो इसमें जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी का रेसिप्रोकल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या हम कह सकते हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मिनिमम हो गया तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इससे ही पता चल रहा है इस फॉर्मूले से। तो अब हमने क्या किया, नॉर्मल बना लिया। नॉर्मल के बाद हमको क्या करना है, इसमें रिफ्रैक्ट करानी है जो भी रे तुम्हारी है। तो अगर यहाँ से हुई है तो हमको पता है कि ये रे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इस टाइप से है तो मान लो इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। इस टाइप से इसमें भी इस टाइप से बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक, तो ये तुम्हारी बेंड हुई है टुवर्ड नॉर्मल। ठीक, तो ये हो गई बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो उसके बाद होगा क्या, जब ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो गई, यहाँ सपोज कर लिया 1 डैश है, ये सपोज 2 डैश, आई होप। अब हम करेंगे क्या, इस ए पॉइंट से इस वाली रे पे हम एक जैसे उस पर डाला था परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, सपोज बी है। अब इस सी वाले पॉइंट से इस वाली रे पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, सपोज डी है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हमको पता है ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल तो आई होना ही होना है। अगर ये आई है तो इसका मतलब ये क्या होगा, 90 माइनस आई होगा, जैसा कि हमने बताया था जैसे उसमें। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा नॉर्मल वाली लाइन है और ये तो इसका मतलब 90 डिग्री तो होगा, तो 90 माइनस आई हो गया। तो अब जो है तुम्हारा ये वाला जो एंगल होगा, ये क्या एंगल होगा, हमको पता है अगर ये नॉर्मल 90 है तो ये 90 माइनस आई, मतलब ये आई होगा। जैसे उसमें केस था उसी टाइप से इसमें भी केस है। इसमें हमने बताया रिफ्रैक्टेड रे के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर ये एंगल आर है तो इसका मतलब ये 90 माइनस आर रहा होगा। ठीक, और ये 90 माइनस आर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा फिर से आर। क्यों, जैसे उसमें बताया था 90 माइनस आर, तो 90 कट गया था तो आर आ गया था। तो क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल 90 होगा, तो 90 माइनस आर करेंगे तो ये आर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक फिगर तुम्हारा क्लियर हो गया। अगर ये फिगर क्लियर हो गया है तो समझ लो ये प्रूफ आ गई। ठीक, तो उसमें भी इसमें भी इसी टाइप से प्रूफ करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, रे फर्स्ट के अकॉर्डिंग वही जो मामला तुम्हारा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो तुम लोगों को पता है अभी तक स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फिर हम उसी टाइप से टाइम इक्वल टू टाइम तो हमको पता है t1 हो या t2 हो, 1 ही लेना, t ही लेना है। ठीक, डिस्टेंस देखो इसमें क्या होगी, डिस्टेंस इसमें BC ये वाली होगी, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा पाथ इसके द्वारा पाथ ट्रेवल किया गया है, तो ये हो जाएगा BC। अब रही बात स्पीड तो हमने बताया डिफरेंट है, n1 में v1, n2 में v2, तो स्पीड हो गई v1। इसको हमने सपोज इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। इसी टाइप से ये फॉर फर्स्ट रे था, फॉर फर्स्ट रे विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड कह सकते हैं वैसे, फॉर फर्स्ट रे विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब फॉर सेकंड रे विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रे, तो इसमें भी इसी टाइप से टाइम इक्वल टू, अब इसमें BC वाली जो होगी, ये वाली सेकंड वाली जो रे आई तुम्हारी, इसका एक्स्ट्रा पाथ AD है, यही तो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, और इसमें V2 हो जाएगा, इसको भी से LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएंगे, मतलब BC अपॉन जो V1 होगा वो इक्वल हो जाएगा AD अपॉन V2 के। ये रिलेशन हमको मिल गया। सपोज कर लिया इक्वेशन थर्ड, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे जैसे उसमें हमने पुट किया था। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, उसी टाइप से ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल देखो यहाँ पे निकाले दे रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC। तो ABC अगर ट्राइंगल लें तो हमको पता है ये एंगल I है। अगर एंगल I है तो इसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस होगी। बस, तो इसी में इसी टाइप से साइन I, साइन क्यों लिया, क्योंकि हमको पता है स्नेल्स लॉ वगैरह प्रूफ करना है, अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमको यही तो प्रूफ करना है, n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो साइन वाला फंक्शन ही इसमें भी कंसीडर करेंगे जैसे कि उसमें किया था। तो साइन I इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर हम इसमें क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी BC। तो परपेंडिकुलर अगर BC है तो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने की साइड AC। ठीक, तो यहाँ से भी हम BC की वैल्यू अगर हम कंसीडर करें तो BC की वैल्यू आ जाएगी AC साइन I। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब इसी टाइप से इन ट्राइंगल ADC में ले लेंगे। कौन सा ADC,
ADC, ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला, तो इसमें तुम्हारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, देख लो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो अगर ये रिफ्रैक्टेड एंगल है तो उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस, तो इसका मतलब AD/AC, ठीक है, डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं AD/AC। अगर AD की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करें तो हो जाएगी AC sin r। अब ये जो AD और BC की वैल्यू आई है वो हम इस थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, लिख देंगे इन इक्वेशन थर्ड, यही वैल्यू पुट कर देंगे, AD एंड BC की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर दिया तो इसमें देखो BC की जगह आया है AC sin I/V1 इक्वल टू AD की वैल्यू आई है AC sin r अपॉन V2, AC से AC कैंसिल, ठीक, तो अगर sin I है ये नीचे आएंगे तो इस तरफ sin r अपॉन में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये वाला V1 हम चेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग हमने एक्सचेंज कर दिया, तो sin I है तो ये sin r हो जाएगा, V1 ऊपर चला जाएगा तो V1/V2। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक। उसके बाद हमको पता है अगर sin I/sin r है, ठीक है, तो V1/V2 आया, हमको तो पता ही है n प्रोपोर्शनल टू होता है 1/V के, तो अगर V इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो 1/n आएगा, ये लिख सकते हैं। तो अगर हम V1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे 1/n1, V2 की जगह पुट कर दे 1/n2, और इसका रेसिप्रोकल अगर हो गया तो इसका मतलब तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पे sin I/sin r इक्वल टू n2/n1, और n2/n1 को ही हम क्या लिखते हैं n, क्योंकि हमको पता है n इक्वल टू होता है n2/n1 फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड, और इसी को हम क्या कहते हैं n इक्वल टू sin I/sin r को, इसी को कहते हैं हम स्नेल्स लॉ, इसी को कहते हैं हम स्नेल्स लॉ। तो इस टाइप से तुम्हारे जो साइंटिस्ट थे हाइजेंस, जो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इस टाइप से प्रूफ कर दिया, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन ये हुआ कि इन्होंने n इक्वल टू sin I/sin r की प्रूफ जनरेट कर दी, और इस टाइप से इन्होंने अपनी जो भी तुम्हारी थ्योरी वगैरह थी उसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो अभी हमने प्रूफ किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो तुम्हारा हाइजेंस के अकॉर्डिंग ही, हमने बताया था इंटरफेरेंस भी प्रूफ हुआ था। अब इंटरफेरेंस प्रूफ हुआ था तो उसमें यंग डबल स्लिट हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो बेसिस ऑन हाइजेंस वेव थ्योरी था बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट तुम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में अपने इनवाइट कर सकते हैं, और जो भी सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारे टॉपिक हैं हम इसमें क्लियर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को लेकर के तुम्हारी जो भी क्लास होगी हम वो एंड करेंगे, एक भी टॉपिक तुम्हारी क्लास का मिस नहीं होगा। जो भी तुम्हारे CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड के अकॉर्डिंग तो तुम्हारा सर्टिफाइड जो भी सिलेबस आया है उसमें एक एक टॉपिक तुम्हारा यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप तुम लोगों को जो भी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और हाइजेंस वेव थ्योरी इस वीडियो में बताई है बहुत ही आसानी से तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। तो इसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों को अभी तक जो भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के जीरो से लेकर के तुम लोगों को बिल्कुल क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं इस चैनल पे, ठीक है। ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस जो तुम्हारी क्लासेस हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है, जिससे क्या हो उन लोगों को भी पता चल सके कि तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा नया हमने बैच स्टार्ट किया है इस पे यूट्यूब चैनल पे, जो तुम्हारा किस सेकेंड टर्म एग्ज़ाम को लेकर के बनाए हैं हम, ठीक है। तो इस पे आराम से विजिट करके अच्छे से वीडियो देख सके। अब हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, तुम्हारा टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अब हम डिस्कस करेंगे क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव थ्योरी,
तुम लोगों को ये टॉपिक बहुत ही आसानी से क्लियर होगा और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। इसी में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव थ्योरी जो था, ठीक है, इसी बेस पे तुम्हारे जो साइंटिस्ट थे, कौन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो इसके बाद पढ़ने वाले हैं, उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ही लाइट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया गया है, या इस वेव थ्योरी से तुम्हारी इंटरफेरेंस, लाइट ऑफ इंटरफेरेंस को आसानी से क्लियर किया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव थ्योरी जो तुम्हारी है, ठीक है, ये तुम्हारी जो थी, इससे तुम्हारा कौन सा लाइट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, इंटरफेरेंस, अब नया वर्ड तुमको सुनने में मिल रहा होगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको क्लियर किया गया है इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम देख लेते हैं फिगर के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम बताएं कि इसको हम फिगर के अकॉर्डिंग ही बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या वेव थ्योरी क्या है। सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं टू लॉन्गिट्यूडनल, ये टू लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसी को लेकर के तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप तुम लोग बहुत ही आसानी से इसी से क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे और फिर दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो सपोज ये तुम्हारी एक वेव है, हमको पता है अगर कोई भी वेव, वन वेव जो होती है वो वन क्रस्ट और वन ट्रफ, दो से मिलकर बनी होती है। इस वाले पार्ट को हम क्रस्ट कह देते हैं और इस वाले पार्ट को हम ट्रफ्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्रफ, ठीक। ये क्रस्ट वन ट्रफ मिलके एक वेव फॉर्म करता है। तो ये फर्स्ट वेव है सपोज, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमने लेट कर लिया, ये y1 है इसका डिस्प्लेसमेंट, और एम्पलीट्यूड तो ये तुमको पता ही है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो एम्पलीट्यूड होती है वेव की। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम सेकेंड सुपर इम्पोज वेव फॉर्म करेंगे। ये जो यहाँ से जनरेट हो रही है ये सुपर इम्पोज है, ठीक है, ये फर्स्ट है y1, और ये इसी को लेकर के हमने क्या किया, इसी पे एक ये सुपर इम्पोज वेव बना दिया। सुपर इम्पोज वेव वो होती है जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होके एक ही पॉइंट पे क्या हो, एंड हो जाए। इसको हम सुपर इम्पोज वेव कह सकते हैं, सुपर इम्पोज वेव, ठीक है। तो सपोज ये सुपर इम्पोज वेव है तो हमने लेट कर लिया, ये y2 है, y2 वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, जो इसका रिजल्टेंट होगा, अब इसका जो रिजल्टेंट होगा हमको पता है इसमें y1 और y2 में y1 ग्रेटर है, तो y1 ग्रेटर है तो जो तुम्हारी रिजल्टेंट बनेगी उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगी, सोर्स ऑफ लाइट जो होगा इंटेंसिटी का, वो क्या होगा, इन दोनों से मैक्सिमम होगा। तो मतलब जो रिजल्टेंट होगी वो ये होगी, देखो यहाँ पे देखना भी, ये इसको कह देते हैं हम रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव ये किसका रिजल्टेंट है, y1 और y2 का। अगर y1 और y2 का रिजल्टेंट है तो इसका मतलब ये दोनों का सम होगा, y1 प्लस y2, इसी को तो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सेकंड से समझ लेते हैं। अब देखो सेकंड से हम समझ लेते हैं, यहाँ से तुम्हारी वेव फॉर्म हुई फर्स्ट वेव, तो सपोज ये y1 है। उसके बाद देखो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने क्रस्ट से स्टार्ट की थी सुपर इम्पोज वेव। अब एक कंडीशन और हो सकता है किसी ने ट्रफ्ट से स्टार्ट की हो सुपर इम्पोज वेव। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये क्रस्ट पोजीशन से हमने ये एक वेव फॉर्म की, ये सपोज कर लिया ये y2 है, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, अब जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमको पता है ये y1 अगर है ये y2 है, तो इसका मतलब y1 वाली ग्रेटर है y2 वाली कम है। सुपर इम्पोज वेव वैसे भी उसका एम्पलीट्यूड फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग लेस होता है। तो अगर ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है, जो हमने सुपर इम्पोज निकाली, तो हमको पता है y1 की वैल्यू इसमें क्या रही होगी, ग्रेटर रही होगी, किसकी रेस्पेक्ट में, y2 के रेस्पेक्ट में। तो अगर y1 ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका तुम्हारा रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगा वो तुम्हारा ऊपर वाले पार्ट मतलब क्रस्ट वाले पार्ट से स्टार्ट हुई होगी, नीचे वाले से नहीं बना सकते हैं क्योंकि नीचे वाली पहले से ही लेस है। और तुम्हारी जो भी रिजल्टेंट बनती है वो हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो हमको पता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका है, तो इसका रिजल्टेंट भी तुम्हारा इस टाइप से ही फॉर्म होगा। इसका मतलब ये वाली जो वेव है ये रिजल्टेंट है किनका, फर्स्ट और सेकंड का। लेकिन हमको पता है फर्स्ट ग्रेटर है सेकंड लेस है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 वेक्टर माइनस y2 वेक्टर, ठीक। इस टाइप से हमने देख लिया कि दो वेव तुम्हारी जो बने हैं ये तुम्हारे, तो सबसे पहली वाली को हम कहते हैं, सबसे पहली वाली को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव वेव,
इस वाली को हम क्या कहते हैं, इस वाली को हम कहते हैं, जो ये वेव बनी है ये होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसका मतलब इसमें हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्या बनेगी? ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। अगर ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैक्सिमम होगी इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैसी होगी इसकी? मैक्सिमम। अब जो सेकंड तुम्हारी है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी को क्या कहते हैं हम? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसमें हमेशा डार्क फ्रिंज गेट होगी, डार्क फ्रिंज यहाँ पे हमको फाउंड होगी। और डार्क फ्रिंजेस अगर फाउंड हो रही हैं तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, बहुत ही मिनिमम होगी, इसीलिए तो डार्क हुई। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगी, इंटेंसिटी मतलब आई ऑफ लाइट जो होगी इसकी, वो क्या होगी, बहुत ही मिनिमम होगी। आई होप तुम लोग को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस कर दिया। अब तुमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग हो सकते हैं इसकी वीडियो अलग से बनाए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ही बता दिया कि ये कंस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक, तो अगर ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है तो इसका मतलब अगर मान लो पूछ भी ले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, तो हम इसमें लैंग्वेज भी बनाना चाहें तो हम क्या लिख देते हैं, एट दैट पॉइंट। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो एट दैट पॉइंट इन विच इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज maximum is called constructive interference। और इसकी अगर पूछ ले डेफिनेशन तो at that point in which intensity of light is minimum इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप तुम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस जो वर्ड आ रहा है हमको लगता है वो आई होप तुम लोग नहीं जानते होंगे इंटरफेरेंस क्या होता है। तो देखो इंटरफेरेंस होता क्या है, जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ, बहुत लोग सोच रहे होंगे हम इंटरफेरेंस तो बोल रहे हैं इधर से, है क्या इंटरफेरेंस? देखो ये इंटरफेरेंस, मान ले सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है, मान लिया एक बल्ब है तुम्हारा, ये बल्ब है, हमको पता है अब बल्ब है तो इसका मतलब सोर्स ऑफ लाइट होगा। अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो इसका मतलब इन्होंने इंटरफेरेंस जो तुम्हारा थी इसकी डेफिनेशन को इन्होंने इस टाइप से डिस्कस किया, ठीक है, कि जैसे मान लो हमने ये दो कोहेरेंट सोर्स ले लिए, टू कोहेरेंट सोर्स। हमको पता है अगर लाइट जाएगी तो ये कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये होल है तुम्हारे, जैसे मान लो मेरे पास टार्च है तो होल कर दिए तो वहाँ से लाइट पास होगी। तो उस टाइप से इसमें भी ये कोहेरेंट सोर्स से लाइट पास हो गई। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे मान लिया स्क्रीन लगी है, ये हम केवल इंटरफेरेंस को समझा रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, लाइट मिक्स होगी, लाइट क्या होगी, मिक्स होगी। लाइट मिक्स हुई है तो इसका मतलब इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा लाइट का। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हुई है इसमें, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो गई। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट के बाद इसमें हुआ क्या, सुपरपोजिशन, मतलब न्यू फ्रिक्वेंसी की न्यू वेवलेंथ और जीरो फेज डिफरेंस की न्यू सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो गई। इसी को हम कह देते हैं क्या, इंटरफेरेंस। ये है इंटरफेरेंस। बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा इंटरफेरेंस क्या है, चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो, लेकिन मैं तुमको किससे समझा दिया, एक डायग्राम के थ्रू, कि यही है तुम्हारा, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये दो टू कोहेरेंट सोर्स है, और टू कोहेरेंट सोर्स से जो भी लाइट जाएगी वो मिक्स होगी, मिक्स होने के बाद उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर हो गया उनका तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग उसमें मैक्सिमम और मिनिमम फ्रिंजेस मिलेंगी, जिससे ब्राइट और डार्क तुम्हारे
सोर्स ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग तुम्हारी जो भी फ्रिंजेस हैं वो जनरेट हो जाएंगी, उसके बाद वो न्यू सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा। इसी को हम कह देंगे क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है, हम लगभग 4 या 5 लेक्चर में तुम्हारा पूरा वेव ऑप्टिक्स निपटा देंगे और एक एक चीज़ तुम्हारी इसमें क्लियर हो जाएगी। कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा अगर मेरी क्लास अच्छे से कंसंट्रेटेड हो करके आप लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रही बात न्यूमेरिकल वगैरह की, तो हमने जैसा कि बताया कि न्यूमेरिकल तुम्हारे क्या होंगे, थ्योरी पूरी कंप्लीट होने के बाद सारे टाइप के न्यूमेरिकल की एक वीडियो अलग से बना के प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके थ्रू तुम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमने बताए हैं उसके थ्रू तुम्हारे न्यूमेरिकल बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे तुम्हारी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके जस्ट बाद हम कैलकुलेट करना इसमें सीखेंगे। हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो पढ़ लिया, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या आती है, मतलब जैसे मान लो हमने कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ आर मैक्सिमम जैसे ए प्लस बी होता है, आर मिनिमम की प्रूफ आर मिनिमम ए माइनस बी। ठीक है, इसके बाद इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो उसके थ्रू तुम्हारे 2-3 फॉर्मूले जनरेट होंगे। और जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उस नेक्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग तुम्हारे न्यूमेरिकल बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम बताएंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो बताएंगे, उसके जस्ट बाद जो तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ तुम्हारा बताएंगे हम इसमें कि कैलकुलेशन ऑफ जो तुम्हारी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो भी तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम मिनिमम, और जो भी तुम्हारा पाथ डिफरेंस फाई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 इंटू फेज डिफरेंस, जो भी उस प्रूफ के अकॉर्डिंग दो तुम्हारे फॉर्मूले जनरेट होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप तुम लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो आज हम ले करके आए हैं तुम लोगों के लिए पार्ट 2 वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही आसानी से ईजिली समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।